नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों में आज थोड़ा वॉलेटाइल सेशन ज़रूर था, लेकिन इंडेक्स फ्रंट पे आपको वॉलेटिलिटी दिखेगी। स्टॉक स्पेसिफिक तो आज बहुत डल मार्केट था। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप देखेंगे तो कुछ भी नहीं था आज एक्शन वहाँ पर। पूरे दिन एक दायरे के अंदर ही कामकाज हो रहा था, लेकिन आज अदरवाइज पीएसयू बैंक्स में खरीदारी थी। 2-2.25% के आसपास की बढ़त वहाँ थी। आईटी इंडेक्स में आज प्रेशर था। वो सीएलएसए की एक रिपोर्ट थी, उसका एक इम्पैक्ट था। लार्ज कैप तमाम आईटी शेयर टूटे। इसमें टीसीएस लीड कर रहा था। परसिस्टेंट और ऑल मिड कैप में टूटते हुए दिखाई पड़े। L&T इन्फोटेक माइंट्री लगातार 3 दिन से टूट ही रहा है। सो वहाँ प्रेशर था, लेकिन अदरवाइज जो बाइंग थी वो थोड़े पीएसयू स्टॉक्स के अंदर थी, पीएसयू बैंक में थी। टाटा मोटर्स आज का स्टार था, क्योंकि वो इनफैक्ट टाटा समूह ही पूरा स्टार चल रहा है। सो टाटा केमिकल आज बढ़िया तेज़ी में 5% 6% का उछाल। ऑब्वियसली थोड़ी वैल्यू बाय तो वहाँ होनी थी, तो वो वैल्यू बाय हो रही है। प्लस केमिकल स्पेस में एक बढ़िया बस था आज। तो जुबिलेंट इंग्रेविया हुआ, टाटा केमिकल हुआ, दीपक नाइट्राइट हुआ, सब में अच्छा मूव था। और आईटी एफएमसीजी मेटल, यहाँ पर थोड़ा प्रेशर आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। आईटी में बिकवाली की वजह तो ऑब्वियसली सीएलएसए की रिपोर्ट थी। बाकी एफएमसीजी मेटल में प्रेशर था। ऑटो में बाइंग थी। टाटा मोटर्स क्योंकि लीड कर रहा था। खबर भी आई डीमर्जर को लेकर 2 कारोबार, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल स्पेस में, और डीमर्जर का एक इम्पैक्ट वहाँ देखने को मिला। उसी का कुछ हद तक इम्पैक्ट आप कह लीजिए कि टाटा टेक में भी दिखा था फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में फिजल आउट हो गया। टाटा टेक का कारोबार का मेजर हिस्सा टाटा मोटर जेएलआर से आता है। सो मार्केट ने उसके ऊपर भी रिएक्ट कर दिया था। बाकी फार्मा बैंकिंग में खरीदारी थी। बैंक्स में स्पेशली एचडीएफसी बैंक आज पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन बहुत नहीं, थोड़ी बहुत बाइंग वहाँ थी। और सेलेक्टिव बाकी बैंक्स भी खरीदारी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो की कंट्रीब्यूटर में आज बैंक्स दिखेंगे आपको निफ्टी के। बाकी रिलायंस प्रेशर में था आज, लगातार तेज़ी के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए। जितनी भी विंड पावर, सोलर पावर कंपनियां वो लगातार प्रेशर में चली रही हैं। सो आइनॉक्स, सुजलॉन, केपी, ये सब में प्रेशर था। वो टैरिफ रिवर्स बिडिंग वाला टैरिफ वाली खबर के बाद प्रेशर चल ही रहा है वहाँ पर। सो इस तरह के एक कामकाज होते हुए दिखाई पड़े। इंडेक्स आपको फ्लैट दिखेगा। 1/4% की आज गिरावट थी, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा प्रेशर था। मिड कैप तो 1/4% नीचे था, और स्मॉल कैप इंडेक्स तो करीब 1% से ज़्यादा की गिरावट साथ कामकाज कर रहा था। सो ब्रॉडर मार्केट्स में बिकवाली थी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में कामकाज कर रही हैं, और एक अच्छे अपमूव वहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बीएचईएल में वो लास्ट आवर में एक ऑर्डर आ गया, जो एनटीपीसी का वेटेड ऑर्डर था, जिसके दम पे कल परसों में 15% चला था बीएचईएल। आज वो ऑर्डर की खबर आ गई, उसका एक इम्पैक्ट था। एक्जीकॉम की लिस्टिंग हुई आज 86% प्रीमियम पर। प्लैटिनम की लिस्टिंग हुई आज 33% प्रीमियम पर। बाकी 3 आईपीओ और नए खुले हुए हैं, तो उन पर ऑलरेडी अभी एक्शन आना है। उनके ऊपर अलग कामकाज चल ही रहा है। उनके सब्सक्रिप्शन नंबर एंड बाकी डिटेल आने वाले समय में देखने को मिलेंगे ही, लेकिन सो फार एक ओवरऑल सिचुएशन यही रही। बाकी एसेट क्लास में बढ़िया तेज़ी है, जैसे कि गोल्ड अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा, बिटकॉइन अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच रहा है, या मतलब वहाँ पे एक अच्छी तेज़ी आ रही है रादर। एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट में गोल्ड क्योंकि नए ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन गोल्ड फाइनेंसिंग में आईएफएल में प्रेशर था, क्योंकि वो आरबीआई की तरफ से एक बड़ा स्टेप उठाया गया इनको लेके, और वो स्टेप के बाद पूरे गोल्ड फाइनेंसिंग स्पेस में तो बहुत ज़्यादा काम नहीं था, लेकिन आईएफएल में लोअर सर्किट लग गया 20% का, और वो शायद अभी प्रिवेल भी करेगी। भारी भरकम लोअर सर्किट है। हालांकि ये काम का 32% के आसपास का एयूएम का हिस्सा आईएफएल क्या गोल्ड फाइनेंसिंग से आता है, लेकिन डिस्क्रिपेंसीज मिली हैं, तो मार्केट शायद इसीलिए यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कॉशियस लेकर इसको चल रहा है, तो इसलिए प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल एक ठीक ठाक सेशन, रेंज बाउंड सेशन कह लीजिए आप ब्रॉडर मार्केट्स के लिए, और रिकवरी वाला सेशन कह लीजिए आप लोअर लेवल से फ्रंट लाइन इंडेक्स के लिए। तो इस तरह के एक्शन आज मार्केट के अंदर होते हुए दिखाई पड़े हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर, जो कि अलग अलग माध्यमों से, यानी कि फेसबुक, यूट्यूब और बाकी माध्यमों के जरिए आते हुए दिखाई पड़े हैं। सबसे पहला सवाल आया है, सर विच स्टॉक टू बाय इन दिस टाइम? एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी बाइंग 36% माई पोर्टफोलियो। तो निहाल साहब होल्ड करिए, बेटर तो यही बोलूँगा कि आप एचडीएफसी बैंक को होल्ड ही कर सकते हैं। टाइम बेस्ड करेक्शन के अंदर स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है, जहाँ पर भाव वही है, अर्निंग बढ़ रही है। सो आज नहीं तो कल पिकअप कर ही जाएगा, तो इसमें तो कोई ऐसा हार्म नहीं है। और रही बात कोई नया पोजीशन के लिए, टाटा केमिकल सीम्स थोड़ा वैल्यू है सस्ता, कल चल गया, मतलब आज चल गया वो थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, अभी भी उसमें बहुत वैल्यू बाकी है। मतलब आप ऐसे समझिए कि 1000 रुपये के आसपास बुक वैल्यू है, 900-1000 रुपये की रेंज में, और उसके आसपास ही कामकाज कर रहा है। क्रॉस होल्डिंग का इन्वेस्टमेंट है कंपनी का, करीब करीब 1000 करोड़ रुपये के आसपास का, 9000 करोड़ रुपये के आसपास का।
और कंपनी की टोटल मार्केट कैप का 33-34% हिस्सा ये मार्केट कैप में बैठता है। इवन TCS एंड टाटा कम्युनिकेशन, ये दोनों भी अंडर ओन्ड है, इन दोनों को भी आप अदरवाइज देख सकते हो। बट और बाकी पिक एंड चूज़ करने की ज़रूरत है, थोड़ा समय दीजिए, उसके हिसाब से कॉल लीजिए, लेकिन अदरवाइज जो है अभी उसको होल्ड करिए। थोड़ा करेक्शन आ रहा है या थोड़ा टाइमली बिकवाली आ रही है तो उसको होने दीजिए, ज़्यादा बेटर है। ITC एंड L&T इन्फोटेक माइंडट्री में फ्रेश बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। L&T इन्फोटेक माइंडट्री थोड़ा थोड़ा बेटर हो रहा है, एक छोटे चंक्स में तो एंटर किया जा सकता है, क्योंकि करेक्शन पहला करेक्शन है इसका एक बड़े लाइफस्टाइल में। मतलब एक बड़ी तेज़ी दिखाने के बाद नए हाइस बनाए, फिर वो नंबर ख़राब आया, जिसके बाद बड़ा 10% का डिप आया और वहाँ से स्लोली एंड स्टेडली ग्रेजुअली नीचे आ रहा है। सो थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं एवरेज, लेकिन मतलब पेस वुड बी वेरी लो एंड टाइम होराइजन वुड बी हाई। और दूसरा ITC अच्छी कंपनी है, इसको तो आप आराम से होल्ड कर सकते हो, बट यहाँ तो ऑब्वियसली बात है आपको बहुत ज़्यादा ही समय देना पड़ेगा, क्योंकि एक लंबा पेशेंस टेस्ट करता है ITC यूजुअली। सो अगर दोनों में आपका होराइजन ठीक ठाक है लंबी अवधि का, तो आप आराम से एंटर कर सकते हो, फिर कोई रिस्क नहीं ज़्यादा। व्हाट अबाउट बजाज फिनेंस टुडे 4% प्लस फॉल? गुरप्रीत जी देखो, बजाज फिनेंस उसी स्पेस में है जिस स्पेस में ऑलरेडी टाइम बेस्ड करेक्शन चल रहा है। सो बजाज फिनेंस, एशियन पेंट्स, HDFC बैंक, ITC, ये सब उसी पेस में आते हैं एक लंबे टाइम बेस्ड करेक्शन के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी बढ़िया तेज़ी विद टाइम ये लोग ऑलरेडी दिखा चुके हैं। सो कुछ समय के लिए ब्रीदर ले रहे हैं, अब जिनको ब्रीदर नहीं हो रहा है वो वहाँ चल रहे हैं, और जिनमें अगर आपको पेशेंस है तो आप बने रहो, ऐसा कोई रिस्क नहीं है इसमें। बट ठीक है, अब वो उम्मीदें मत रखना बजाज फाइनेंस से कि 40% CAGR मेंटेन करेगा, लेकिन वो CAGR का साइज़ थोड़ा घटेगा और एक इसी टाइम बेस्ड करेक्शन में फंस के वो घट सकता है। यानी कि एक समय पर 100% की CAGR देने वाला बजाज फाइनेंस घटते घटते 40-45% CAGR पे आ गया है। और वो भी पिछले 5 सालों में घटी है, जहाँ पर 70-72% CAGR थी 5 साल पहले, और अब करीब 46% ही CAGR है। ये थोड़ा टाइम बेस्ड करेक्शन है, उसी में रहेगा, एंड विद टाइम देखते हैं कहाँ वैल्यू बनती है। कंपनी अच्छी है, लेकिन क्योंकि चला बहुत है तो थोड़ा ब्रीदर ले रहा और कुछ नहीं है। वी ऑन KP एंड KPI एट करंट प्राइस? KPI मतलब KPI ग्रीन एंड KP एनर्जी दोनों। ओके, तो सर देखिए, दोनों वैसे तो स्टॉक एग्जॉर्बिटेंट भागे, एग्जॉर्बिटेंट मतलब आप खुद ही देखो, 800 रुपये 1300-1400 रुपये का KPI ग्रीन 2100 गया, वहाँ बोनस आ गया 2 शेयर पर 1 शेयर, और वो बोनस के बाद दोबारा भाग के 14-1500 या 17-1600 पहुँच गया। दूसरी तरफ KP एनर्जी भी 800 रुपये का शेयर था, 1400-1500 गया, वहाँ पर बोनस आ गया उसमें 1 पर 2, और उसके बाद वो बिकवाली हुई है। ये पार्ट तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट का है। KP एनर्जी के नंबर लास्ट क्वार्टर के वीक थे, बट इनके पास 764 मेगावाट का एक ऑर्डर आया हुआ था, और एक बड़ा ऑर्डर एक्सपेक्टिंग है, जो कि इन्होंने खुद अपनी प्रेस रिलीज में डाला हुआ है, इसके ऊपर एक काम कर रहे हैं कोई मल्टीनेशनल कंपनी से। सो वो ऑर्डर जैसे आएगा वो एक बाजार इसको डिस्काउंट करेगा। 2, इन्होंने खुद गाइडेंस दी हुई है 100 करोड़ के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी की इस फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग को लेकर, तो वो एक बड़ी गाइडेंस है इनकी तरफ से। हालांकि ये जो रिवर्स टैरिफ वाली खबर है इनके लिए नेगेटिव है, लेकिन इनके लिए नहीं, सारी जो कंपनियां हैं, आइनॉक्स हुआ, सुजलॉन हुआ, इनके लिए। आज किसी इसी सेक्टर के एनालिस्ट से बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने बोला कि 1-2 दिन शायद और प्रेशर रहे इसका, लेकिन फिर वहाँ से कूल ऑफ हो जाएगा। KP के केस में रिसेंटली डायरेक्टर्स की तरफ से सेल ऑफ हुआ था KP एनर्जी में, क्योंकि शेयर चला था और बोनस के शेयर क्रेडिट हुए थे, तो उनके बोनस के शेयर क्रेडिट वाले बिके हैं, लेकिन बाकी शेयर्स में प्रमोटर ने माल लिया 415-416 रुपये पे। सो एक बार को आप ये कुछ आंकड़े हैं इससे रिलेटेड, आप उसके हिसाब से यहाँ पे कॉल ले सकते हो। थोड़ा कूल ऑफ हो जाए तो फिर भी बेटर हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 200 एडजस्टेड दाम पे आप देखोगे तो 285 रुपये चलना शुरू हुआ था शेयर, टूट टाट के 360 रुपये तो आ ही गया है। एक आध लोअर सर्किट और 1 या 2 लोअर सर्किट और मैक्स, उसके वापस होल्ड हो जाएगा फिर ये। उस हिसाब से आप देखो स्टॉक को। सुमित सर, प्लीज टेल अबाउट बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व, शुड आई ऐड दीज 2 स्टॉक्स इन डाउनफॉल? और वो मेरे ख्याल से दास साहब अभी वेट कर लो आप। अगर आपको बजाज ही लेना है तो बात अलग है, तो आप थोड़ा और गिरावट में ले लो, लेकिन अभी के लिए बजाज फाइनेंस को भी स्किप कर दो तो फर्क नहीं पड़ जाने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ी तेज़ी दिखाने के बाद अब ये साइकिल में फंसा है, तो समय लगाएगा साइकिल में फंसने के बाद।
सो बेटर पॉइंट पर तो HDFC बैंक एंड बजाज फाइनेंस दोनों ही है वैल्यूएशन वाइज, बट अगेन एक ही चीज़ है कि बहुत बड़ी तेज़ी, बहुत बड़े CAGR को मेंटेन कर रहे हैं। सो अब थोड़ा कूल ऑफ होना ज़रूरी है, वो कूल ऑफ के बाद ही यहाँ पे कोई काम होगा। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप राय रणनीति अपनी इसके अंदर रखना। ओके सर, टुडे टाटा केमिकल चला। थैंक यू शाह साहब, याद रखने के लिए, भरोसा रखने के लिए। देखिए टाटा केमिकल के केस में केमिकल का बिजनेस तो है ही, इसमें तो कोई डिनाइल नहीं कि वो डाउन ट्रेंड में है साइकिल केमिकल की, लेकिन टाटा ग्रुप का सबसे सस्ता वैल्यू वाला स्टॉक पहला करीब 18 के फॉरवर्ड EPS पर अवेलेबल है, 18 के मल्टीपल फॉरवर्ड EPS की मल्टीपल पर, और प्रेजेंट में भी नहीं सॉरी प्रेजेंट में 18 और फॉरवर्ड में 13-14 की मल्टीपल पर अवेलेबल है। और दूसरा प्लस इन्वेस्टमेंट वैल्यू अलग है, बुक वैल्यू के आसपास है, तो वैल्यू तो थी ही इसमें, वो वैल्यू डिराइव कर रहा है मार्केट, और अब कहाँ तक डिराइव करता है पता नहीं, लेकिन एज ऑफ नाउ वो वैल्यू है इसके अंदर। सो और टाटा का बैकअप भी है, तो आप देख सकते हो कंपनी ख़राब नहीं है, ठीक है, अच्छे दाम पे नीचे मिल रहा है, आप पिकअप कर सकते हो, और शायद प्रिवेल भी करे अभी ये तेज़ी इसमें। लाइक वाइज टाटा कम्युनिकेशन, लाइक वाइज टाटा केमिकल, टाटा मोटर के केस में चला है, और अब क्योंकि बड़े बड़े इवेंट्स आ रहे हैं तो थोड़ा कॉशियस रहना ज़रूरी है, लेकिन ये दोनों में एटलीस्ट फिर भी सिचुएशन ज़्यादा बेटर है। रैलिस के केस में सनी सर मतलब टाटा केमिकल इज़ अ प्रेफरेबल बेट। दो रैलिस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन फिर भी उसमें रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। वो कल एक लिस्ट मैंने शेयर की थी ना, इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत है टाटा ग्रुप में, तो उसमें सबसे कम रिटेल पार्टिसिपेशन अगर किसी में है तो वो है टाटा कम्युनिकेशन, TCS 4%, टाटा कम्युनिकेशन 5%, और तीसरा नाम था टाटा ग्रुप से आई थिंक टाटा केमिकल, नहीं उसका 13% था, एक और था, वो 3 कंपनियों में, आप ट्वीट में देख लो लिखा हुआ है वहाँ पे, लेकिन 3 में ये 2 मुझे याद है कि TCS और टाटा कम्युनिकेशन, इन दोनों में सबसे कम रिटेल का पार्टिसिपेशन है। सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन जिनमें है उसमें एक आता है नेल्को, एक आता है ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन ऑफ गोवा, और लार्ज कैप में आते हैं यही सब, टाटा मोटर्स, लार्ज कैप में टाटा मोटर, DVR, इवन टाटा एलेक्सी हाईएस्ट है। सो इनमें ज़्यादा है रिटेल का पार्टिसिपेशन, तो थोड़ा इनको आप स्किप कर सकते हो कि रिटेल पार्टिसिपेशन मतलब लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन, तो आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखना। अभी निफ्टी का ही बना रहा हूँ, वो भी भेज दूंगा जल्दी। हेलो सर, परसिस्टेंट फॉर शॉर्ट टर्म, टुडे आई मेक अ फ्रेश एंट्री। मुश्किल है स्वामी जी, मैं शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट ट्रैक नहीं करता, लेकिन हाँ पुल बैक प्ले है, खेल सकते हो, एक्सपायरी 2 दिन बाद है। सो अभी नई सीरीज शुरू हुई है, और बहुत सीरीज से उम्मीदें रखना मत, क्योंकि इलेक्शन से पहले का एक बड़ा मूव ऑलरेडी मार्केट देख चुका है। रहेगी तेज़ी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज बहुत बनेंगी। सो नज़र रखना, लेकिन ठीक है स्टॉक अच्छा है, तो अगर आपका मीडियम टर्म में भी फंस गया तो भी आप होल्ड कर सकते हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है नहीं खोने के लिए, बने रहो एटलीस्ट, ज़्यादा बेटर है। सर बंधन बैंक लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट रहेगा क्या? वैल्यूएशन ठीक लग रहा है। अमित जी देखो, मैं बैंक के वैल्यूएशन पे सवाल नहीं उठाऊंगा, वो तो है ही सही, लेकिन किसी भी बैंक में जो कि छोटा है, जैसे AU, बंधन या फिर ये बाकी मिड कैप के बैंक्स, तो इनमें एक ही कंसर्न रहता है कि इनका कोई ना कोई एक छोटा अकाउंट खुलता है और चीज़ें प्रॉब्लम आ जाती है। बंधन में स्पेशली असम का इशू आते रहते हैं, इनके असम के फ्लड्स को लेके या रीपेमेंट्स को लेके। अब ये सब चीज़ें अगर आने लग गई तो ये कंसर्न उठ जाएगा गोइंग फॉरवर्ड। सो इसीलिए ना हमेशा पहली प्रेफरेंस में बैंक में हमेशा लार्ज कैप ही बोलता हूँ कि HDFC, ICICI, एक्सिस, इनको पहली प्रेफरेंस दो, फिर विद टाइम आप चाहें तो मिड कैप स्मॉल कैप में जाना। बंधन वैल्यू वाइज ठीक है, लेकिन वैल्यू में भी अगर आप जाना तो फिर बैंक ऑफ इंडिया और BOB में क्या प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा बेटर है, एटलीस्ट PSU की बैकिंग भी है उनको, सो उनको प्रेफरेंस दे दो आप इंस्टेड। तो इसीलिए एक बार को बोल रहा हूँ कि आप मोमेंटम चेज करो तो बात अलग है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए देख रहे हो तो पहली प्रेफरेंस आप लार्ज कैप बैंक को दो। चल नहीं रहेगा मतलब ये नहीं कि चलेंगे नहीं, अभी नहीं चल रहे हैं ना, आगे तो देखेंगे, आगे की सिचुएशन आगे देखी जाएगी, लेकिन आज की सिचुएशन को देख के आप कल नहीं तय कर सकते ना किसी का। सो अगर बैड टाइम में HDFC बैंक है तो आगे बेटर टाइम पे आ जाएगा। आपको अगर लग रहा है कि मैं बैंक लेना ही चाह रहा हूँ, छोटा बैंक है, तो फिर भी यस बैंक ले सकते हो, एटलीस्ट रिस्क लिमिटेशन है कि आप 21 रुपये का स्टॉप लॉस डालो, 20 का स्टॉप लॉस डालो, बने रहो। लेकिन इस तरह के बैंक्स में क्योंकि पीछे बैकअप में SBI है और क्लीन अप पूरा हो चुका है, सो इसलिए ये एंगल से सोचना थोड़ा, तो शायद आपको ज़्यादा कंफर्ट मिले एटलीस्ट। EMS फॉल रीज़न कुछ बैड न्यूज़ है क्या? मोमिन सर इतनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखा चुका है, उसके बाद नीचे आ रहा है, और
अगर नीचे आ रहा है तो अभी भी इसमें बड़े इन्वेस्टर हैं, मतलब बड़े नामों ने इसमें पैसा डाला है, लेकिन 200 रुपये का शेयर, 150 रुपये का शेयर 600 रुपये छू के आ गया, यानी कि करीब करीब 4 गुना, 3, साढ़े 3, 4 गुना हो गया। अब 4 गुना तेज़ी के बाद कहीं तो हल्का होगा, तो हल्का हो रहा है। 600 रुपये का शेयर 450 ही तो हुआ। सो अभी तो मिड कैप में ही धुलाई चल रही है, जहाँ जहाँ बढ़िया पैसा बन रहा है वहाँ पैसा निकल रहा है। सो ये चीज़ तो आपको एक्सेप्ट करके चलना ही पड़ेगा कि इतनी तो थोड़ा मार्केट कूल ऑफ करेगा ही। तो ये कूल ऑफ चल रहा है, होने दीजिए, अभी तो ये सिचुएशन रहेगी। और कंपनी ख़राब नहीं है, लास्ट क्वार्टर नंबर अच्छे थे, बट एक ही चीज़ है कि चला बहुत है, तो अब थोड़ा कूल ऑफ होने का समय भी आ गया इसका। बॉट कोल इंडिया 500 शेयर 387, बैंक ऑफ बड़ौदा 100 शेयर। मेरे ख्याल से दोनों बने रहो आप राजीव सर, ज़्यादा उम्मीदें मत रखना, ना कोल इंडिया से ना बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि दोनों ऑलरेडी बहुत पैसा बना के दे चुके हैं। बट ठीक है, अगर आप एक बार को कोल इंडिया को होल्ड करो तो ज़्यादा फेवरेबल बेट है। बैंक ऑफ बड़ौदा की वैल्यू बहुत महंगी नहीं है, लेकिन ठीक है, दोनों बने रहने में कोई हार्म नहीं है। एटलीस्ट अभी के लिहाज से दोनों का सिचुएशन कंफर्टेबल ही है। कुलदीप जी का सवाल है, जय हिंद सर, रिलायंस में क्या करें? 2700 की बाइंग है और पैसों की ज़रूरत है, निकल जाइए सर। देखो, जब पैसे की ज़रूरत है तो वो रिलायंस हो, एक्सिस हो, एशियन पेंट हो, टीसीएस हो, इंडिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट एसेट क्लास है, निकलना ही है ना। अब क्योंकि पैसे की ज़रूरत है तो पैसा ज़रूरत के लिए तो होता और किस लिए होता है। तो अगर आपको निकलना है तो, और आपको ज़रूरत है पैसे की, तो आप पहली प्रेफरेंस में निकलिए, पहले अपना काम करिए, पहले अपनी ज़रूरत निपटाइए। बाजार कहीं नहीं भाग रहा। यही रिलायंस आपको फिर कभी 2100 दिख जाएगा, कभी 2200 दिख जाएगा, कभी 3000 दिख जाएगा। सो ये तो चलता ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा ये उतार चढ़ाव। मतलब ये परमानेंट, द ओनली थिंग परमानेंट इज़ दिस वोलेटिलिटी, बाकी कुछ भी परमानेंट नहीं होता। सो इसीलिए आपको अगर ज़रूरत है पैसे की तो आप निकाल लीजिए, रिलायंस हो या कोई भी शेयर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। गुड इवनिंग सर, पॉलीप्लेक्स, हाँ पॉलीप्लेक्स, कल पॉली कैब पे बात हुई थी, पॉलीप्लेक्स बोल गया था मैं शायद, लेकिन पॉली कैब में तो आप बने रहो। पॉलीप्लेक्स के केस में आप सर कोई भी तेज़ी में निकल जाओ, बेस्ट इज सर। एंड ऑल लार्ज कैप 40% प्रॉफिट, व्हाट शुड आई डू? देखो सर, अगर लार्ज कैप में 40% प्रॉफिट है तो आप थोड़ा सा पैसा तो निकाल भी सकते हो, उस पर भी अब पिक एंड चूज़ करने की ज़रूरत है, कौन से लार्ज कैप से निकलो, कौन से नहीं। अब मैं बेंचमार्क का बहुत सारा अंतर होता है, जैसे अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि टाटा ग्रुप की कंपनी में बहुत जूस बाकी है, क्योंकि यहाँ मर्जर डीमर्जर चल रहा है। सो कंसोलिडेट कर रहा है पूरा ग्रुप, तो अभी भी बहुत जूस बाकी है इस पूरे ग्रुप की अलग अलग कंपनियों में। तो यहाँ आप रह सकते हो, रिलायंस में बहुत जूस बाकी है, यहाँ आप रह सकते हो। बैंक्स में अभी हुआ ही नहीं कुछ, तो वहाँ तो और एक्यूमुलेशन बाकी है। सो आईटी की बाकी कंपनियों में पिक एंड चूज़ करने की ज़रूरत है, कहाँ पर एंटर करना है, कहाँ निकलना है। तो कुछ जगहों से जहाँ आपको लगे कि थोड़ा आपको निकलना चाहिए, वहाँ आप निकल सकते हो। बाकी आपको जहाँ लगता है कि नहीं, कहीं जगहों पे हम रह सकते हैं, तो आप बने भी रह सकते हो। बट पॉलीप्लेक्स के केस में आप पहली प्रेफरेंस में निकलो, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा कंसर्न है प्रमोटर का माल बेचना, और ये कंसर्न अभी तक ईज आउट हुआ नहीं है। जब तक ये है तब तक रिस्क रहेगा, तो उसको आप ध्यान रखना एटलीस्ट। कैंपस एंड सोम डिस्लरी, धवल सर देखो, सोम डिस्लरी अब तो मैं कभी जिक्र भी नहीं करता उसका, क्योंकि वो जो उसमें एक बड़ा ट्रिगर था, वो ट्रिगर ख़त्म हो गया। पहला ट्रिगर था 70 रुपये प्रमोटर की बाय, फिर वो 120 तक गया, फिर वो 300, 350, 400 तक गया, लेकिन अब वो ट्रिगर हो चुका है ख़त्म। सो पहली चीज़ तो आप अब अगर इसमें निवेशित हो तो अपने हिसाब से देखो, क्योंकि मुझे अब इसमें ऐसा कोई जूस या कोई मोमेंटम दिख नहीं रहा, इसकी वजह से मैं आपको बोलूँ। दूसरा, रही बात आपका, दूसरा नाम था कैंपस। कैंपस है कि इसमें आप बने रह सकते हो, कि करेक्शन बहुत आ चुका है। सो बहुत कुछ खोने के लिए एटलीस्ट नहीं है, बने रहो। सो फार तो नंबर्स पे नज़र रखना, लेकिन कैंपस तो सोम में, सोम सीम्स टू बी अ वीकर वर्जन, कैंपस फिर भी एक बार वो ठीक लग रहा है। तो कैंपस के नंबर पे लेकिन नज़र रखनी होगी, कैसे कैसे क्वार्टरली नंबर पैन आउट होते हैं, लेकिन बेटर सिचुएशन में वही है एटलीस्ट इन दोनों में। तो ओके जी, आगे बढ़ते हैं। पॉलियर सर, ओपिनियन ऑन SBI L&T फॉर नेक्स्ट 2 ईयर इन्वेस्टमेंट, होल्ड इट एंड बाय इट। रोशन जी, दोनों कंपनियों में कोई फ्लॉ नहीं है, और इस करेक्शन का फ़ायदा उठा के आप इनमें एंटर कर भी सकते हो, स्पेशली L&T में। L&T ऐसा कंपनी को आप आराम से बाय इट, फिल इट, फॉरगेट इट वाली कैटेगरी में डाल के छोड़ सकते हो। ये एक ऐसा स्टॉक है, इसको अपनी नेक्स्ट जनरेशन को आप पास ऑन कर सकते हो, क्योंकि इस कंपनी की हिस्ट्री जब कभी पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों है। लेकिन अदरवाइज भी इस कंपनी के पास बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, 1, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के साथ साथ बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन लेवल है, 2, बहुत क्वालिटी मैनेजमेंट इसे कमांड कर रही है, क्योंकि ये कोई ओन्ड नहीं है, ये कॉर्पोरेट मैनेज्ड है। एंड 4th इज़ कि इस कंपनी के पास ना प्रॉपर वे है, एक टेक्नोलॉजी है फर्दर अच्छे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने की।
सो इट्स अ गुड कंपनी, अदरवाइज आप आराम से बने रहिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी तरह की सरकार का, बस एक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग बढ़ती रहेगी, कंपनी को फायदा मिलता रहेगा। सो एक कैपिटल गुड्स में, इंजीनियरिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड में, कंस्ट्रक्शंस में, सो इसको तो आराम से आप होल्ड करो। रही बात SBI की भी, SBI भी कोई ख़राब कंपनी नहीं है, सब्सिडरी की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और उसके बाद खुद के नंबर अच्छे, तो टाइम लग सकता है, लेकिन दोनों में ज़्यादा बेटर तो L&T ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी आप SBI में भी बने रह सकते हो। ये दोनों अच्छी कंपनियां हैं, आराम से होल्ड करिए एंड SIP वे में ऐड भी कर सकते हैं। जी आगे बढ़ते हैं। ITC की 85 क्वांटिटी, PFC की 100 क्वांटिटी 120, टाटा स्टील 101। सर PFC में मतलब क्योंकि कॉस्ट आपकी बहुत नीचे की है, तो मैं यही बोलूँगा कि आप एटलीस्ट थोड़ा सा कैपिटल निकाल लो, क्योंकि चला बहुत ज़्यादा तेज़ है। हालांकि इसमें अभी वैल्यू है 7-8 के मल्टीपल पर ही है, उस समय पर स्टॉक करीब 2 या 3 के मल्टीपल पे था, तो 3 गुना होने के बाद करीब 8 से 9 के मल्टीपल पे आया है। तो मल्टीपल बहुत महंगा नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा चला ज़्यादा है, तो थोड़ा कूल ऑफ होना बनता भी है इसका, तो या फिर ये टाइम बेस्ड करेक्शन में चला जाएगा, जैसे HDFC बैंक चला गया। सो अगर आप इसके लिए तैयार हो तो बने रहो। हालांकि कंपनियां तीनों आपके पास ख़राब नहीं है, तीनों चुनाव अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा कैपिटल निकालने में कोई बुराई होती नहीं किसी भी स्टॉक में, तो थोड़ा ही निकालना, लेकिन थोड़ा कैपिटल इसमें निकाल सकते हो। बाकी दोनों में आप बने रहो। ITC भी ठीक ठाक क्वांटिटी है और टाटा स्टील ही बने रहो। डबल हो जाए टाटा स्टील तो थोड़ा सा हल्का कर लेना, लेकिन एज ऑफ नाउ भी बने रहो, ज़्यादा बेटर है। SBI L&T हो गया, कैंपस होम हो गया, सर पॉलीप्लेक्स भी हो गया, कहाँ गया जी, गॉविल नहीं ग्रोवर एंड व्हील है सर। ये मोमेंटम का इस्तेमाल करिए सुब्रमण्यम जी, और अकॉर्डिंगली यहाँ निकलने की कोशिश करिए, ज़्यादा बेटर है। ये मोमेंटम में चलने वाले शेयर हैं, ज़्यादा बेहतर है कि मोमेंटम का इस्तेमाल करके यहाँ पे आप कॉल लीजिएगा। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूँगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी 5:30 बजे अभी शाम को। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और आप CNBC आवाज़ के फेसबुक YouTube पेज पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।